यदुनाथ सिन्हा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया राधाकृष्णन के खिलाफ थीसिस चोरी का। उसने कहा कि मेरी थीसिस जो मैंने जमा करवाई थी उसको अपने नाम से किताब छपाना बहुत बड़ा अपराध है कॉपीराइट एक्ट के तहत। तो राधाकृष्णन के खिलाफ मुकदमा कर दिया। राधाकृष्णन बड़ी हैसियत के व्यक्ति थे, बड़ी इज्जत थी उनकी। उन्होंने भी एकदम से तेज में आकर के और यदुनाथ सिन्हा पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब लड़ाई जमती है। बाद में लंबे समय तक राधाकृष्णन इसे एक इत्तेफाक बताते रहे। राधाकृष्णन जब कोर्ट में जब राधाकृष्णन की बारी आई उनके वकीलों की, तो बार बार यही कहते कि एक इत्तेफाक है, शोध का विषय एक था। राधाकृष्णन ने जो बुक लिखी वो भी इंडियन फिलोसॉफी पर, और बच्चे ने जो शोध किया वो भी इंडियन, सब्जेक्ट एक था, इसलिए ये मिल रही है, इसलिए एक रूपता है। ये संयोग है, केवल संयोग है। यदुनाथ की थीसिस और इंडियन फिलोसॉफी में जो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है वो संयोग मात्र है, अंतर नहीं है। विषय एक था इसलिए अंतर नहीं है। अब जानने वाले सब समझते हैं एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति अगर दोबारा लिखे तो खूब अंतर पड़ जाता है, परंतु ये तो वैसी की वैसी छप गई थी। अब बार बार उनके पास और कोई रटा रटाया एक ही बात है, ये संयोग है। संयोग कोर्ट में ऐसा चलता नहीं। कलकत्ता के अखबार में मॉडर्न रिव्यू, कलकत्ता का अखबार था मॉडर्न रिव्यू, उसने उन दिनों राधाकृष्ण और यदुनाथ सिन्हा के बीच में जो लंबा पत्र व्यवहार था उसको प्रकाशित किया था। इसलिए राधाकृष्ण की वैसे भी बहुत किरकिरी हो रही थी। राधाकृष्णन दबाव में थे। दूसरी तरफ यदुनाथ सिन्हा को भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। कारण कि दूसरे जो प्रोफेसर थे बी.एन. सील, ब्रजेंद्र नाथ सील, उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से दूर कर दिया था। वो गवाह देने को तैयार नहीं थे, बोले मुझे मत घसीटो इसमें। कौन दुश्मनी मोल ले राधाकृष्णन से? कृष्णचंद्र भट्टाचार्य थे, वो भी राधाकृष्णन से टकराने को तैयार नहीं थे, वो रीडर थे उनके, वो भी टकराने को तैयार नहीं थे। यदुनाथ को भी न्याय मिलने की उम्मीद लगभग टूटी हुई थी। दूसरी तरफ राधाकृष्णन के वकील भी हाथ खड़े कर रहे थे कि जीत होनी मुश्किल है। जजों से भी मिलने की कोशिश की गई, परंतु मामला ऐसा था कि जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जो शोध था उसकी थीसिस थी, उसमें कहीं कोई अंतर था ही नहीं। कोई मेल घालमेल नहीं कर पाए बिल्कुल, इसलिए चोरी सीधी सीधी पकड़ी जा रही थी। एकदम से राधाकृष्णन भी फंसे गए थे और यदुनाथ भी इसलिए डर गया था कि इतने बड़े आदमी के सामने न्याय मिलना। वो तो बहुत ही हिम्मत की, वो तो गरीब विद्यार्थी था। हाईकोर्ट में मुकदमा करना एक सामान्य विद्यार्थी के लिए उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। बहुत गरीब परिवार से आता था। दूसरी ओर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। उनसे मिले, उनसे कहा कि इस लड़के को समझाओ और कैसे ही करके ये राजीनामा सेट करवाओ। अगर राधाकृष्णन की इज्जत तो तब रहती जब वो केस लड़ते पूरा और लड़के को झूठा सिद्ध करते कि उसने मेरी किताब में से चोरी करके थीसिस छपवाई है। इस लड़के को फेल किया जाए, कोई इसको यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया जाए,
इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, 2-3 साल के लिए कोई शोध पत्र नहीं छापे, क्योंकि इसने राधा कृष्ण की किताब की चोरी की है। राधा कृष्ण मजबूती के साथ कोर्ट में खड़े होते और न्याय से जीतते उस किताब को। एक तो तरीका वो था, और दूसरी तरफ राजीनामा किया है, और अखबारों में खबरें आई उस समय कि 10,000 रुपये भी दिए हैं उस लड़के को। राजीनामा करवाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी हैसियत थी। तो यदुनाथ भी बहुत समझदार था, उसको पता था कि न्याय मिलना मुश्किल है, पर इतने बड़े आदमी से लड़ नहीं पाऊंगा। और अगर उस समय 10,000 रुपये बहुत मायने रखता था उस यदुनाथ सिन्हा के लिए उन दिनों। ये बात है 1930 और 35 के बीच की, और वो केस वापस लिया गया कोर्ट के बाहर। कोर्ट में तो जीत होने का चांस ही नहीं था राधा कृष्णन की, इसीलिए तो राजीनामा किया, इसीलिए तो केस वापस लिया। अब बताइए, हाँ चोरी सिद्ध नहीं हुई, परंतु यह भी सिद्ध नहीं हुआ, मानहानि का जो केस किया हुआ था कि इस लड़के ने मेरे ऊपर केस गलत किया है, तब तो डटे रहना चाहिए था कि लड़के ने मेरे किताब में से थीसिस छपवा ली, चोरी कर ली, होता तो तभी मामला जमता, परंतु वो कुछ नहीं कर पाई। और राजीनामा अपना आप में कहता है, जब लड़के ने केस वापस उठाया, केस में कोई अंतिम फैसला तब तक नहीं हुआ था, तो केस विड्रॉल करने से सिद्ध होता है कि राधा कृष्णन डरे हुए थे। अब मैं बात करता हूं कि इस प्रकार के शिक्षक हुए हैं राधा कृष्णन, और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। और शिक्षक दिवस के नाम पर शिक्षकों को राधा कृष्ण से प्रेरणा लेने का कहा जाता है। यह कितना खतरनाक है। क्या इस देश के शिक्षक उनसे प्रेरणा ले, अपने विद्यार्थियों को फेल करते रहें, विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करते रहें? नेता पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, शिक्षक भी कूद रहे हैं कि शिक्षकों को राधा कृष्ण के प्रश्न पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मुझे सुबह से संदेश मिल रहे हैं कि राधा कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अब मैं कैसे चलूंगा राधा कृष्ण के पद चिन्हों पर? क्यों चलूं भाई मैं किसी के पद चिन्हों पर? मैं कोई भेड़ हूं जो भेड़ चाल चलूं किसी के पीछे? क्या राधा कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए सभी शिक्षकों को, या द्रोणाचार्य के पद चिन्हों पर चलना चाहिए सबको? अब लोग कह रहे हैं कि राधा कृष्ण शिक्षक थे और राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति होने में ऐसा क्या था जो शिक्षक होने में नहीं था? एक शिक्षक अगर राष्ट्रपति होने के लिए तड़पता रहे और सफल हो जाता है, तो ये एक राजनीतिज्ञ का सम्मान है, शिक्षक का नहीं है। उसने शिक्षक होने में ठीक नहीं समझा। राधा कृष्ण के बारे में मैंने ओशो की किताब में पढ़ा हुआ। ओशो कहते हैं कि खूब चापलूसी की उन्होंने, खूब लोगों की खुशामद की उपराष्ट्रपति के पद तक जाने के लिए। तो इसका मतलब वो राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनमें बहुत तड़प थी। अगर कोई शिक्षक ऐसी तड़प रखता है राजनीति के होने की, ये शिक्षक का अपमान है, ये शिक्षक होने का पतन है। ये शिक्षक का पतन है कि वो राजनीति के होना चाहता है। ये कोई शिक्षक का सम्मान नहीं है। शिक्षक का सम्मान तो तब होता है जब कोई राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए, कि राष्ट्रपति होने में क्या रखा है, मैं शिक्षक होता हूं, छोड़ो ये राजनीति, मुझे शिक्षक होना है।
तब शिक्षक के पैसे की कोई गरिमा होती, कोई गौरव होता कि राष्ट्रपति ने शिक्षक होने को चुना है और राष्ट्रपति के पद को ठोकर मारी है। तब माना जाता कि यह शिक्षक का सम्मान। यह शिक्षक का कैसे सम्मान हुआ कि एक शिक्षक राजनीतिज्ञ होना चाहता है? यह शिक्षक का सम्मान नहीं, यह शिक्षक का पतन है कि वो राजनीतिज्ञ हो जाए। जब तक एक शिक्षक के रूप में बदनाम ऐसे लोगों के नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, तब तक कोई अच्छा शिक्षक क्यों होना चाहेगा? यह है मेरा मानना मोटे तौर पर कि ऐसे लोगों के नाम से शिक्षक दिवस मनाओगे तो कोई अच्छा शिक्षक क्यों होना चाहेगा? फिर तो वही जोड़ तोड़ की राजनीति, गालमेल, इधर उधर चोरा चोरी। तो शिक्षक के रूप में राधाकृष्णन और द्रोणाचार्य कोई अच्छे आदमी थे ही नहीं। हाँ, जितने बुरे हो सकते थे उतना उन्होंने किया है। मैं एक और जिक्र कर लेता हूँ, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं ओशो सन्यासी हूँ और ओशो ने ये शिक्षक दिवस तो बहुत बाद की बात है। ओशो कह रहे हैं ओशो जब प्रोफेसर थे तब शिक्षक दिवस की घोषणा हुई कि राधाकृष्णन के जन्म पर शिक्षक दिवस मने। परंतु ओशो जब स्टूडेंट थे और फिलोसॉफी में उन्होंने मास्टर डिग्री कर रहे थे वो, और उनका वाइवा था, और वाइवा में एक प्रोफेसर आए हुए थे, प्रोफेसर सर सैयद, लखनऊ, इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थे। बहुत माने हुए व्यक्ति थे सर सैयद। उन दिनों फिलोसॉफी के ऑथेंटिक माने जाते थे, वो अथॉरिटी माने जाते थे कि फिलोसॉफी में सर सैयद की कोई हैसियत है। सर सैयद ने ओशो से जो पहला प्रश्न किया उस वाइवा में कि इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी में अंतर स्पष्ट करें। ओशो ने उनकी तरफ देखा, उनको दया आ गई उन पर, क्योंकि ओशो ने अपने वाइस चांसलर से कहा था कि इंडिया के टॉप मोस्ट फिलोसोफर जो फिलोसॉफी में ऑथोरिटी माने जाते हैं उनको बुलाया जाए मेरी वाइवा में। क्योंकि वाइस चांसलर ने ओशो से इच्छा पूछी थी कि किसको बुलाया जाए, तो उन्होंने ऐसा कहा था। और जिन्होंने बुलाया उन्होंने ऐसा सवाल किया कि इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी में अंतर बताइए। ओशो ने कहा, हद कर दिए, आपका प्रश्न गलत है। मूल रूप से फिलोसॉफी फिलोसॉफी होती है, दर्शन दर्शन होता है। इसमें क्या इंडियन, क्या फिलोसॉफी, क्या वेस्टर्न। जिसने भी सत्य को नंगी आंखों से देखा है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो यूरोप का हो, उसने वही देखा है। एक ही देखा है। दर्शन अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी नाम देना भी गलत है। सर सैयद एकदम से अचंभित हो गए। ओशो के जो प्रोफेसर जो उन्हें पढ़ाते थे, BN राय ने ओशो को टक्कर मारी कि ऐसा मत करो, ऐसी बातें मत करो। ओशो ने कहा, नहीं, आप बीच में नहीं पढ़ोगे, मैं बात इनसे कर रहा हूं। राय डर रहे थे कि कहीं फेल नहीं कर दे। ओशो ने कहा कि आपने ये जो दोनों ही बुक्स हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी जिस लेखक की बुक थी और उसको उस बुक पर नोबेल पुरस्कार मिला है, उसने कहा ये पुस्तक गलत है। मूल रूप से नोबेल पुरस्कार मिलने से आप इसके दबाव में आ जाते हो कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मिली हुई पुस्तक है। उस व्यक्ति की और बहुत सारी कृतियां थी जो बहुत ही अच्छी थी, और उसके लिए तो उसको बहुत प्रताड़ित किया गया था। एक ही कृति उसने पता नहीं कैसे ऐसी वेस्टर्न फिलोसॉफी लिखी और उस पर नोबेल पुरस्कार दे दिया। उसने कहा कि वो वास्तव में बहुत अच्छे लेखक हैं, परंतु ये कृति उनकी ठीक नहीं थी, उस पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार सामान्यतः ऐसी कृतियों पर मिलता है, क्योंकि
इंडियन फिलोसॉफी पर राधा कृष्ण भी लगभग 25 बार लेटर लिख चुके थे नोबेल पुरस्कार के लिए कि नोबेल पुरस्कार मिले मुझे। बहुत तड़प थी उनको। उसने कहा कि दूसरी वो जो पुस्तक इंडियन फिलोसॉफी है, वो किताब तो आपको पता है चोरी की है। वो तो एक गरीब बच्चे की चोरी की थी उन्होंने, उन पर मुकदमा भी चला था और ले दे करके उनमें सल्टारा हुआ था। सर सईद हाँ भरने लगे तो वाइस चांसलर ने सर सईद को पूछा क्या ये बात सही है क्या? सर सईद ने कहा मामला तो यही हुआ, वो बुक राधा कृष्ण के नाम से चलती जरूर है परंतु उनकी है नहीं। अगर हम छाती पर हाथ देकर कहें तो वो किताब वो उस बच्चे का शोध पत्र है। हालांकि उस बच्चे ने भी बाद में हिंदू दर्शन के नाम से छपवाया उसको। वो इंडियन फिलोसॉफी इंग्लिश में छपी थी और इस प्रकार ये सारे सब तथ्य हैं। कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो जितने भी पत्र व्यवहार हैं, वो सारी चीजें पड़ी है, आज भी मिल जाती है। अब कब तक ये शिक्षक दिवस मनाया जाएगा इनके नाम से, ये देखते हैं, आगे समय बताएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, अब वो मीडिया ये भी फैल रहा है। मैं देख रहा हूं कि 2 साल पहले 3 साल पहले शिक्षक दिवस पर मुझे जितनी गालियां मिली थी उतनी आज नहीं मिल रही है। हाँ भाई, प्रेम प्रकाश जी परियार, हाँ भाई, क्या है AR भाकल कह रहे हैं ग्रेट सर। मुकेश जी, चूनाराम जी, हाँ 1 मिनट, एक सवाल था यहाँ। हाँ हिंदाल जी, जैसी स्पीड है वो ठीक है, नेचुरल रखो सर। हाँ सही बात है हिंदाल जी, हो ही नहीं पा रही है चेंज। AR भाकल, शिक्षक भी आजकल सामंतवादी हो रहे हैं। हाँ शिक्षक तो देखो, मैं अगर शिक्षक की बात करूं तो शिक्षक बहुत बड़ा अधिनायक होता है। और अगर दुनिया के किसी भी तानाशाह के पास में शिक्षक के बराबर ताकत नहीं होती है। शिक्षक चाहे जब बच्चा कहता है लघु शंका करनी है, हाथ जोड़ता है, पानी पीना है, शिक्षक कहता है "हट, बैठ, अब किसी का पानी पेशाब बंद कर दे", ये किसी तानाशाह के पास भी नहीं है ऐसा। जब उसका मूड होता है कहते हाँ जाओ, जब मूड नहीं हट बैठो। ये क्या है? एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। शाहजहां ने अपने बाप को, नहीं, औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया था जब वो बादशाह बना। तो शाहजहां से मिलने गया था औरंगजेब अपने बाप से जेल में। औरंगजेब ने पूछा कैसे अब्बाजान, खैरियत तो है? बोला और सब खैरियत है। बोलिए और जो भी इच्छा है आपकी। अब शाहजहां भी जानता है जेल से तो ये छोड़ेगा नहीं, कारागृह में तो ये रखेगा ही। बोला कि एक थोड़ी सी है। बोला क्यों, बताइए। कि 25-30 बच्चे सौंप दे मुझे, तो मैं यहाँ थोड़ा मेरा टाइम पास आराम से हो जाए, मैं इनको पढ़ाऊं, शिक्षा देने का काम करूं, ताकि मेरा समय आराम से गुजरे। औरंगजेब ने क्या कहा वो बहुत सोचने जैसा है। औरंगजेब ने कहा कि अभी भी आपकी बादशाहत करने की बू नहीं गई है। औरंगजेब कहता है कि मुझे पता है दिल्ली का बादशाह भी इतना बड़ा बादशाह नहीं होता जितना शिक्षक होता है बच्चों के सामने। दिल्ली का बादशाह भी जब भी कोई निर्णय लेता है तो कुछ विचार करता है, अपने मंत्रियों से पूछता है और करता है, आगे पीछे की काफी सोचता है। परंतु शिक्षक चाहे जब इधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम वहां बैठो, लघु शंका करने, अरे नहीं चुप, मैंने कह दिया चुप चुप, बस ऐसी तानाशाही। तो औरंगजेब ने कहा कि अभी भी आपकी बादशाहत करने की बू नहीं गई। औरंगजेब का कहना है कि शिक्षक बादशाहों से भी बड़ा बादशाह होता है बच्चों के सामने। तो
भाई ये कह रहा है सामंतवाद की, शिक्षक सामंतवादी हो रहे हैं, तो शिक्षक तो बहुत बड़ा तानाशाह होता है अगर देखा जाए तो। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सवाल भी नहीं करते, छोटी मोटी चोट भी पहुंचा दे तो चला लेते हैं कि जाने दो, क्यों वो परवाह नहीं करते। हम तो क्या है कि हमें कोई चोट पहुंचाए तो हम वर्षों तक नहीं भूलते, अकड़ रखते हैं, वो तो थोड़ी देर में हंसने लग जाते हैं उस शिक्षक के सामने। बच्चे समझते हैं कि बेचारा शिक्षक है, अकल निकल जाती है इसकी, इसको पता नहीं रहता है कब क्रोध में आकर के क्या कर देता है। मैं ये विषय भी छूऊंगा, अब आप छेड़ ही रहे हो तो। जगदीश जी हिंदाल, हाँ ठीक है। हाँ, डी के नाई को कह रहे हैं SR कल्याण सुन लो सब मालूम हो जाएगा। वीर केरू, जगदीश हिंदाल जो पीड़ा, हाँ ठीक है। रामचंद्र जी जाट बलारा, नेम जी सोमड़वाल, नानू राम जी गोदारा, मेरे आदर्श गुरु स्वामी केशवानंद जी। हाँ, केशवानंद जी ने शेखावाटी में जो शिक्षा की अलग, आज भी शेखावाटी शिक्षा में जो इतना ऊंचा है वो केशवानंद जी की तपस्या का फल है। बहुत तपस्या की उन्होंने। दलपत पवार, सरस्वती कोई शिक्षा की देवी नहीं है, सावित्रीबाई देवी है। अब शिक्षा के तो सबसे बड़े देवता अगर माना जाए तो लॉर्ड मैकाले है। इस देश की 90% आबादी शिक्षा से वंचित थी मैकाले के आने से पहले। पाप था उसके लिए शिक्षण संस्थानों की तरफ देखना भी, पढ़ना लिखना सीखना उनके लिए कानूनी अपराध था, स्कूल के पास भी नहीं फटक सकते थे। तो लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा का सार्वजनिकरण उसी महामानव ने किया था इस देश में। PK ह्यूमन, रामनिवास जी ह्यूमन, भागीरथ राम जी गीटाला, बलवीर जी खोजा, सहदेव जी चांगल, अभिनव हेमराज जी बींचर, सुभाष जी जलवाणिया, सरवण जी बामणिया, प्रेम सिंह जी सियाग, भाई मनोज परियार ओडिंट, सच्चाई सामने लाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। भाई अंधाराम जी मेघवाल, रूपम संस्थान मुंडवा नागौर, आपको किसने कहा कि पद चिन्हों पर चलो। बहुत सारे मैसेज आए हैं, आज तो बहुत भाषण दे रहे हैं लोग। भंवरलाल जी, शिक्षक दिवस पर जितने भी भाषण हैं उनमें बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज है, फेसबुक पे है कि शिक्षकों को राधा कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आप किससे नाम बताना जरूरी है क्या आपको? आप कहना क्या चाहते हो वो बताइए मुझे। जब राधा कृष्ण को आदर्श मानते हुए शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है तो हर कोई कह रहा है कि शिक्षकों को राधा कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षकों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अब मैं किस किस का नाम गिनाऊं और कहने वालों का दोष क्या बेचारों, और वो भाषण भी क्या देंगे। ये तो कहने से रहे कि कोई राधा कृष्ण से प्रेरणा नहीं ले, कोई उनके पद चिन्हों पर नहीं चले। रामेश्वर जी निसारवाल, दिनेश जी पुलवारिया, एक आध खूबी भी गिनाओ सर। शिक्षक के रूप में उनमें कोई खूबी नहीं थी। उनकी खूबी यही थी कि उनकी पुस्तक बहुत फेमस हुई, इंडियन फिलोसॉफी, क्योंकि वो आज भी उनके नाम से ही चल रही है दुनिया में। देवीलाल जी गोदारा, द्रोणाचार्य एक ही श्यालु कुंठित इंसान थे जो ब्राह्मण होते हुए भी राजा द्रुपद की किसी बात संभावित भूल भी कह सकते हैं को इतना रुष्ट हुए कि उनके विरोधियों के यहाँ चले गए और उनके राजपुत्रों को शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को हराकर अपने कदमों में डलवाकर जबरन उनका, आप बहुत ज़्यादा अकड़ थी उनमें, आधा राज्य हड़प लिया था। मतलब खुद में सामर्थ्य नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार, मतलब ये तो शिष्यों का शोषण हुआ, शिक्षा देना नहीं हुआ। देवीलाल जी गोदारा, भंवरलाल जी ने खूबी पूछ ली है। तो राधा कृष्ण जी के बारे में यह कहा जाता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन के 5 लड़कियां हो गई थी, बाद में जाकर पुत्र हुआ, और लड़कियों की शादी कहते हैं बहुत छोटी उम्र में कर दी। शिक्षा दीक्षा से भी लड़कियों को वंचित रखा।
बड़ी हैसियत के आदमी थे। लड़कियों को कम से कम शिक्षा तो दिलवाते, क्योंकि उनसे बहुत पहले लॉर्ड मैकाले हो चुका था। कानूनन शिक्षा देने का हक लड़कियों को बहुत पहले मिल चुका था। लड़कियां शिक्षा ले रही थी उस समय तक। तो देवीलाल जी को एक दलित शिष्य को शिक्षा देकर न देकर भी दक्षिणा में अंगूठा मांगने काटने वाले कथित आचार्य महागुरु देवीलाल जी गोदारा कहते हैं महागुरु तथा अपने ही शिष्य का सोच चुरा कर हूबहू नकल करने पुस्तक के रूप में छपाने वाले शिक्षक को शिक्षक उसका भरपूर नमन। मतलब आग थू थू कर रहे हैं ये तो। ज्ञान देने वाले भी इतने बेईमान है, फिर भी मेरा देश विश्व गुरु है, महान है। खैर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले सभी योग्य गुरुजनों को सादर प्रणाम। गुरुओं को शिक्षा का महत्व केवल एक दिन याद करने के मात्र। हमारे असली गुरुओं महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई। देवीलाल जी गोदारा ने काफी लंबा लिख दिया है। भंवरलाल जी चौधरी रूपम चाणक्य की एक शिक्षक ही थे। हाँ, चाणक्य भी बहुत कुंठित व्यक्ति था, उसमें भी बहुत तकड़ी अकड़ थी। किस्तूर अंबानी ये भी शिक्षक है, किस्तूर जी हमारे। महावीर जी रोज राष्ट्रपति हो तो कोविंद जी, मुर्मू जी, प्रतिभा जी पाटिल भी बने हैं, सब में किसी की मेहरबानी से बने हैं। भंवर जी चौधरी जन्मदिन भी गलत मानता है, फिर भी मनाए जा रहे हैं। गुरुजी लेने वाला ज्ञान ले लेंगे, नहीं तो उनके दिमाग में कचरा भरा है, कभी नहीं ज्ञान पाएंगे। बस अपनी जिंदगी में ज्ञान बांटते रहे गुरुजी। प्रेम जी सियाग, शिक्षक का राजनेता बनना शर्म का विषय है और राजनेता का शिक्षक बने तो गर्व करना चाहिए। प्रेमाराम जी सियाग कह रहे हैं। प्रेम सिंह जी सियाग। भंवर जी चौधरी जन्मदिन 5 सितंबर की जगह 20 सितंबर मानते हैं, खुद अपने बेटे उनके बेटे ने बताया। अब बताओ, इसमें भी कोई विवाद है? और तो अगले साल आपके जन्मदिन को मनाने का विचार है, वो आपकी मर्जी है। मेरा जन्मदिन मुझे पता ही नहीं है, आप जन्मदिन पता कर भी नहीं पाओगे। उन दिनों कौन याद रखता था किसका जन्मदिन कब है। रूपम संस्थान मुंडवा नागौर कह रहे हैं। भंवर जी मुंडवा ही है। तो शिक्षक को मशीन से मानव बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है। ठाकुर सारण नमस्ते सर। भागीरथ राम जी गिंटाला, दिनेश कुमार जी वर्मा, डीके नाइक, सुखराम जी मेघवाल। सच्चाई कहने वो बताने के लिए धन्य बहुत सनी। जय हो गुरुदेव। चलो काफ़ी हो गई। देखो बहुत सारे कमेंट बच गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई लोग नाराज़ भी हुए हैं। व्हाट्सएप पर कुछ लोग नाराज़ हुए थे, काफ़ी लोग, काफ़ी तनातनी भी हुई थी 1-2 जगह आज दिन में। तो आप में भी हो सकता है कोई ऐसे कमेंट हो। मैंने जानबूझकर किसी कमेंट को नहीं छोड़ा है। धन्यवाद, आपने सुना, इसके लिए आभार। और आपने जो भी लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह किए हैं उसके लिए आभार। और अगर इस बात को आप ठीक समझते हैं और दूर दूर तक फैलाने के लिए इसे फैलाने में मदद करें, लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए। एक कोई आया है, हमारे गुरु गोरखनाथ जी है भाई। हाँ, गोरखनाथ जी तो बहुत पहले हो गए, भरतरी के गुरु थे। भरतरी को निहाल कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। सभी को मेरा एक बार फिर प्रणाम, राम राम, नमस्कार।